In this video, we'll continue with articles of friction. In last video, we have studied that what is friction, types of friction, and the terms related to friction like force of friction, coefficient of friction, cone, angle of friction, and one main article, least force that is required to drag a body in particular direction. Now here our article is find the limits between which a force must lie in order to keep a body in equilibrium on a rough inclined plane. तो हमारे पास एक rough inclined plane है, यहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया है कि एक rough inclined plane दिया हुआ है and we have to keep a body in equilibrium. यहाँ पर एक object है, एक body है, इसको equilibrium में हमें यहाँ पर रखना है. इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या यहाँ पर केस होगा कि सपोज मेरे पास एक सरफेस है, मैंने इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कोई भी एक बॉडी रखी हुई है लाइक दिस. जब मैं इस सरफेस को इंक्लाइंड करूंगी लाइक दिस, तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री पर मे बी कि ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करना स्टार्ट ना करे, बट जैसे ही मैं 30 डिग्री से ऊपर जाऊंगी, सपोज ये नीचे मूव करना स्टार्ट कर देती है. ओके, तो उस पॉइंट पर जैसे मैंने यहाँ पर एंगल 30 डिग्री कहा, कोई भी एंगल कि आफ्टर दैट एंगल आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रही है एंड वी नो कि दैट मैक्सिमम एंगल इज लैम्डा. लास्ट वीडियो में हमने किया था कि दैट मैक्सिमम एंगल, जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगी, अप टू विच एंगल this body will remain at rest, that angle is angle of friction. वो maximum angle है. After that ये नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगी. अब ये हमारी ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, सपोज कि आफ्टर 30 डिग्री आफ्टर लैम्डा ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, तो हमें इसे नीचे जाने से रोकना है. ये एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्राफ बना देती हूँ फोर्स का. अब सपोज कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को जो नीचे जा रही है आफ्टर दिस एंगल को इंक्रीज करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, इसको मुझे नीचे जाने से रोकना है, तो मैं क्या करूँगी, एक फोर्स अप्लाई करूँगी. वो फोर्स मुझे कहाँ अप्लाई करनी है, उसके लिए यहाँ पे 3 केसेस हैं. फर्स्ट केस है कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि इस प्लेन के अलोंग. नंबर 2 हॉरिजॉन्टली, मीन्स इस लाइन के पैरेलल लाइक दिस मैंने फोर्स अप्लाई की. एंड नंबर 3 ये रैंडम है, एक्ट्स इन अ वर्टिकल प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्लो. इस ग्रेटेस्ट फ्लो की लाइन है और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी हुई है. थर्ड केस में कोई रैंडम डायरेक्शन हो सकती है. फर्स्ट केस में ये प्लेन के अलोंग की डायरेक्शन होगी, सेकंड केस में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी फोर्स की, और थर्ड केस में कोई रैंडम डायरेक्शन होगी. तो इन तीनों में से जिस भी डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मैं फोर्स क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं जाने देना है, क्योंकि वो नीचे जा रही है तो मुझे उसे रोकना है. सपोज कि मैंने इतनी फोर्स अप्लाई की, इस लाइन के अलोंग चलते हैं, सपोज मैंने इतनी फोर्स अप्लाई की, बट इतनी फोर्स अप्लाई करने के बाद अभी भी जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो नीचे ही जा रही है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फोर्स को इंक्रीज करूँगी. मैंने फोर्स को इंक्रीज किया, अभी भी ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, फिर मैंने फोर्स को और इंक्रीज किया एंड सपोज कि इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर मैंने जितनी फोर्स अप्लाई की है उसको हम P1 नाम दे देते हैं. P1 से नीचे यानी P1 से कम अगर फोर्स में अप्लाई कर रही थी तो ऑब्जेक्ट नीचे ही मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने P1 फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट ने नीचे मूव करना बंद कर दिया. नाउ ऑब्जेक्ट इज अगेन एट रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स. मतलब मिनिमम इतनी फोर्स है जो हमारी इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोक रही है. इससे कम फोर्स उसको नीचे जाने से नहीं रोकेगी. तो ये तो हो गई एक लिमिट कि यहाँ इतनी फोर्स अप्लाई करने के बाद आपके ऑब्जेक्ट रुक गई है. अब क्या करें, अब इस फोर्स को और इंक्रीज करते हैं. हमने फोर्स को और इंक्रीज किया, यहाँ पर P1 पर है, फिर और इंक्रीज किया, लेकिन अभी भी वो रेस्ट में है. रेस्ट में तो आ गई है, P1 को अप्लाई करने के बाद रेस्ट में तो आ गई है. उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो अभी भी रेस्ट में है. मैंने ये इंक्रीज किया और इंक्रीज किया, लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट पर आए, सपोज कि मैंने P2 फोर्स, जैसे ही मैंने इतनी फोर्स अप्लाई की, अब इसने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया. सो हमने स्टार्टिंग में सपोज P1 को मैं कह देती हूँ यहाँ पर 2 डाइन, एंड 2 डाइन के बाद 3.5 तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने 3.6 अप्लाई की फोर्स डाइन,
तो 3.6 अप्लाई करते ही ये ऊपर की तरफ चली गई है, तो 2 और 3 के बीच में रेस्ट में है। 2 से पहले ये डाउन यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, 2 ने उसे रोक दिया। तो एक तो हो गई हमारी 2 डाइन यानी कि P1 फोर्स, लोअर लिमिट उसे नीचे जाने से रोक रही है। और उसके बाद 2 से लेके जब तक 3.5 तक आए हैं तब तक कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही 3.6 पर आए, जिसको मैंने P2 कहा है, तो इसने अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गई अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या कर रही है, वही उन्हीं लिमिट्स की यहाँ पर बात की हुई है। जो लिमिट्स निकाली है वो क्या लिमिट्स हैं कि लोअर लिमिट इसको नीचे जाने से रोक रही है और अपर लिमिट इसको ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान से सुने, क्योंकि यहीं पर हमने अपने 2 केस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट केस P1 निकालने के लिए, P1 फोर्स इसको नीचे जाने से रोक रही है, यानी कि P1 के लिए वी विल से कि ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन। जाने से रोक रही है मतलब लगभग जाने वाली है नीचे वो। और जो P2 है वो उसे ऊपर की तरफ ले जाने वाली है। तो P2 के लिए हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन। एंड वी नो ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ जाने वाली है तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड मूव करने वाली है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। जिस भी डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करेगी, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि हमें करना क्या है। तो हम ये डिफरेंट केसेस के लिए करते हैं। सबसे पहले इंक्लाइंड के लिए करेंगे। नंबर 1, इंक्लाइंड के अलोंग मैं फोर्स अप्लाई करूंगी। हमारे पास एक बॉडी है ऑफ वेट W, एंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं अल्फा। एक तो रैंडम एंगल लेंगे ना अभी तो, कि पता नहीं एंगल कितना है, यहाँ पे हमने उससे इंक्रीज कर लिया ये अल्फा। नाउ इस पॉइंट पर रिएक्शन आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन को हम हमेशा R कहते हैं। नाउ 2 केसेस, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में जो हम लोअर वाली लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं P1, यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे ऑलमोस्ट जाने वाली थी। सो व्हेन बॉडी इज एट पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन, तो अगर नीचे आने वाली है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, म्यू R, वी नो दिस इज द फ्रिक्शन। और सेकेंड केस के लिए when body is at point of moving up the plane, जो हमने वो अपर लिमिट अप्लाई की थी जिसमें P2 फोर्स आई थी, तो वो अप द प्लेन है, यानी इसके लिए मुझे फ्रिक्शन नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सेकेंड केस के लिए मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, दूसरी फिगर, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन बनाना है, दिस वन। बाकी फिगर सेम है, W विल रिमेन W। यहाँ पर R के प्लेस पर आप S भी ले सकते हैं, बट हम R ही ले लेते हैं बिकॉज हम सेकेंड केस अलग से डिस्कस करेंगे, तो R का यहाँ और यहाँ कोई लिंक नहीं रहेगा, तो इसको R ही ले लेते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट अप द प्लेन है, इसलिए ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में म्यू R ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट की फिगर है और ये सेकंड की फिगर है। नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं। करना क्या है, हम जो करते हैं ये बाकी सारे क्वेश्चंस में रिजॉल्विंग फोर्सेस। सो मैं फर्स्ट फिगर के लिए यानी फर्स्ट के लिए पहले रिजॉल्व कर रही हूँ। सो रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग द प्लेन के अलोंग करेंगे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन करने के लिए आप देख सकते हैं कि म्यू R अलोंग द प्लेन है और W का यहाँ कॉम्पोनेंट क्या आएगा, ये एंगल, एक मिनट, ये एंगल हम ले लेते हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है। तो W का कॉम्पोनेंट इस लाइन के अलोंग आएगा, W cos 90 माइनस अल्फा, दैट इज W साइन अल्फा। और आपका W का कॉम्पोनेंट किस लाइन के अलोंग लेना है हमें, ओके इस लाइन के अलोंग, ठीक है, ये नहीं आएगी, ये वाली आएगी इसके परपेंडिकुलर। यहाँ W साइन है तो यहाँ W cos आ जाएगा ऑब्वियसली। इस लाइन के साथ अगर W cos 90 माइनस अल्फा, दैट इज W साइन अल्फा आया है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग आ जाएगा W cos अल्फा। तो हमने W को ब्रेक कर दिया। नाउ मैं प्लेन के अलोंग कॉम्पोनेंट लिख रही हूँ, म्यू R इज इक्वल टू W साइन अल्फा, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है।
और उसके परपेंडिकुलर के अलॉन्ग मैं लिख रही हूँ R इज इक्वल टू W cos अल्फा। नाउ दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कौन सी फोर्स हमारी रह गई है? एक फोर्स हमारी कोई यहाँ पर बीच में रह गई है। ओके, जो फोर्स हम निकाल रहे हैं, जो हमने कैलकुलेट करनी है, वो फोर्स तो ड्रॉ करनी मैं भूल गई हूँ, वो फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी हम फर्स्ट केस में इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग वो फोर्स ड्रॉ कर रहे थे। ये P भी है साथ में, और यहाँ पर भी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मेन फोर्स जो जिसके लिए हम ये आर्टिकल कर रहे हैं, जो हमने अभी फिगर में समझी थी कि P1 लोअर लिमिट, P2 अपर लिमिट, वो फोर्स तो मैंने ड्रॉ ही नहीं की थी। तो P हेयर along inclined plane and P here along inclined plane। ये दोनों 1 और 2 केसेस अभी फर्स्ट पार्ट के हैं, अभी सेकंड और थर्ड को मैंने टच नहीं किया है, दोनों ही फर्स्ट की हैं। तो यहाँ पर P भी आएगा इसके साथ, P प्लस म्यू आर। सो हमने R को एलिमिनेट करना है, यहाँ से R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, P इज इक्वल टू W साइन अल्फा, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, माइनस म्यू आर। R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वी विल गेट W साइन अल्फा माइनस म्यू W कॉस अल्फा। Now W common, so we have sin alpha minus mu cos alpha. Now what is mu? इसके इसको बाद में लिख लेते हैं। Now what is mu? हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, mu is our tangent lambda, that is sin lambda over cos lambda। तो ये वैल्यू अगर mu की यहाँ पुट करेंगे, we will get after taking LCM, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ sin alpha cos lambda minus cos alpha sin lambda, ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाई cos lambda। So P is equal to W sin अल्फा माइनस लैम्डा डिवाइड बाई कॉस लैम्डा। सो ये P जो मेरे पास आया है, ये P1 है, जो हमने फिगर में लोअर लिमिट की बात की थी कि कम से कम इतनी फोर्स हमें चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी नीचे मूव ना करे। सो दिस इज लोअर लिमिट। इस लिमिट को हम यहाँ लिख देते हैं, P इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस लैम्डा डिवाइड बाई कॉस लैम्डा। और फिर से ये सेकेंड केस करेंगे। नाउ सेकेंड केस, यहाँ पर मूविंग डाउन के प्लेस पर आ जाएगा, मूविंग अप द प्लेन। इसी में मैं चेंजेस करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट फिगर का काम हो गया है, फर्स्ट फिगर को रब करते हैं। नाउ सेकेंड फिगर में हमारी ऑब्जेक्ट अप द प्लेन थी, इसलिए हमने फ्रिक्शन को डाउन द प्लेन ड्रॉ किया है। W के कॉम्पोनेंट जैसे पहले लिखे थे वैसे ही मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर W साइन अल्फा आया था और यहाँ पर आपका आया था W कॉस अल्फा। सो इसको ब्रेक करते हैं फिर से। अलोंग द प्लेन अगर करेंगे तो P अप उस तरफ है और म्यू आर एंड W साइन अल्फा इस तरफ है, म्यू आर प्लस W साइन अल्फा। सॉरी। नाउ इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, R इज इक्वल टू W कॉस अल्फा। सो R की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, P इज इक्वल टू म्यू W कॉस अल्फा प्लस W साइन अल्फा। अगेन W कॉमन लेंगे, म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। म्यू की वैल्यू टेंजेंट लैम्डा, दैट इज साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा, पुट करने के बाद एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम मैं डायरेक्ट P इज इक्वल टू W, यू विल गेट योर साइन अल्फा प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस लैम्डा। सो दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। चलिए इसको P1 कह देते हैं, चलिए इसको P2 कह देते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, सिर्फ यही डिफरेंस है। ये लोअर लिमिट उसको नीचे जाने से रोक रही है और अपर जो फोर्स है, अपर लिमिट, वो उसको ऊपर की तरफ मूव, किसको, बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवा रही है। तो ये हमने फर्स्ट केस किया है जिसमें हमारी फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग थी। बिल्कुल ऐसे ही बाकी दोनों भी केसेस करने हैं। कैलकुलेशन वर्क आई एम नॉट डूइंग हियर, मैं सिर्फ आपको फिगर में कैसे ब्रेक करना है वो एक बार दिखा देती हूँ। तो उसके लिए फिगर बना लेते हैं इसकी, हॉरिजॉन्टल की अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ। 2 figures, weight, normal reaction, and first case में object is on the point of moving down, तो म्यू आर यहाँ आएगा और इस केस में म्यू आर नीचे की तरफ आएगा। अब अपनी फोर्स ड्रॉ करते हैं जिसकी लिमिट्स निकाल रहे हैं। सेकेंड केस में हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये P। चलिए इसको P1 कह देते हैं और इसको P2 कह देते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई। अभी जो हमने डिस्कस किया था वहाँ प्लेन के अलोंग थी, ना हॉरिजॉन्टल, सिर्फ फोर्स ही डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है।
तो सिर्फ फोर्स के कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। W का कंपोनेंट तो हमें पता ही है, इफ दिस एंगल इज अल्फा तो W का कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है W साइन अल्फा, और W का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग आ जाता है W कॉस अल्फा। अब P के भी देख लेते हैं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो P1 का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग आ जाएगा P1 कॉस अल्फा, और उसकी परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग आ जाएगा P1 साइन अल्फा। तो ये सारे मैंने कंपोनेंट्स बना दिए हैं। अब अगर इस लाइन के लॉन्ग हम लिखने के ट्राई करें तो बिल्कुल हमें क्लियर दिख रहा है, इस लाइन के लॉन्ग P1 कॉस अल्फा प्लस म्यू आर इज इक्वल टू W साइन अल्फा, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग R इज इक्वल टू W कॉस अल्फा प्लस P1 साइन अल्फा। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, सिर्फ म्यू आर की डायरेक्शन चेंज है, यहाँ अपवर्ड थी और यहाँ डाउनवर्ड है। अब ये थर्ड केस भी आपको यहाँ पर फिगर में बता देती हूँ थर्ड केस कैसे करना है। थर्ड केस में W तो ऐसे ही है, R विल रिमेन सेम, और फर्स्ट केस म्यू बॉडी नीचे है तो म्यू आर ऊपर की तरफ होगा, और सेकंड केस आपका म्यू आर नीचे की तरफ होगा। यहाँ तक सारी चीजें सेम है, सिर्फ फोर्स इज डिफरेंट। फिर से फोर्स फर्स्ट केस में फोर्स डिफरेंट थी, सेकंड में डिफरेंट थी, और थर्ड में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिकॉज ये रैंडम डायरेक्शन का मतलब कि ना तो हमें इस इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग लेना है ना ही हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग लेना है, हम कहीं रैंडम ले रहे हैं P एट एन एंगल थीटा। बस यहाँ पर P को ब्रेक करना है, P को अगर इस लाइन के अलॉन्ग ब्रेक करेंगे तो P कॉस थीटा आ जाएगा, P को इस लाइन के अलॉन्ग ब्रेक करेंगे तो P साइन थीटा आ जाएगा। बाकी तो जैसे W को ब्रेक कर ही रहे थे इस लाइन के लॉन्ग और इस लाइन के लॉन्ग वैसे ही करेंगे, एंड सेम हियर ऑल्सो। सो यू कैन डिस्कस दोज टू केसेस in second part also and in third part also. I am leaving these two reserved for you. Do yourself. Next example करते हैं एक हम यहाँ पर, two bodies of weight W and W2 are placed on inclined plane. दो हमें objects दी हुई हैं जो inclined plane पर हमें placed करनी है, but the first question which comes in our mind is that कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसको नीचे और किसको ऊपर ड्रॉ करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। सो फॉर दैट बाकी सारा बाद में देख लेंगे। ये एक रिजल्ट देखें आप कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है μ1 ग्रेटर देन μ2। μ1 इज फ्रिक्शन बिटवीन फर्स्ट बॉडी एंड दिस सरफेस एंड μ2 इज फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड बॉडी विद सरफेस। नाउ फ्रिक्शन मीन्स की रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ऑब्वियसली वो बॉडी आपकी लेट नीचे आएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ऑब्जेक्ट आपकी जल्दी नीचे आएगी। तो यहाँ पर यू कैन सी कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। μ1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन है, यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है और सेकंड का कम है। तो मैं यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट को नीचे और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। सेकंड ऑब्जेक्ट का वेट W2 और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट W1। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमें चेक करनी है। नाउ अब पढ़ लेते हैं कि दे आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग। दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग मैंने ड्रॉ कर दी। आई मीन वी नो दैट वेन एवर देर इज स्ट्रिंग देयर कम्स टेंशन। सो हियर स्ट्रिंग इज सेम, सो टेंशन कम्स इन बोथ द डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है स्ट्रिंग में टेंशन। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट आवर टॉपिक्स। सो नाउ if coefficient of friction between this, prove that this, बस हमें ये prove करना है, prove that they both are on the point of slipping, यानी दोनों ही slip कर रहे हैं नीचे की तरफ। अगर दोनों ही नीचे की तरफ slip कर रहे हैं तो दोनों का ही force of friction upward direction में होगा। इसका पहले reaction मैं draw कर रही हूँ R and से इसका reaction S। इसके लिए force of friction अपवर्ड म्यू आर और इसके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड म्यू एस। दोनों ही स्लिप कर रही है इसलिए दोनों का ही फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो वी हैव मेनी फोर्सेस आर म्यू आर टी एस म्यू एस। सो हियर सी दिस केयरफुली, टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। सो हमें एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी पर रिजॉल्विंग फोर्सेस का कंसेप्ट करना है। इन ईच आर्टिकल, एग्जाम्पल, क्वेश्चन जितने भी आप फ्रिक्शन के करेंगे सब में मेनली एक ही कंसेप्ट आप यूज़ करोगे। मीन कि हमें पॉइंट पर, जो भी पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पर हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
you will get two equation, 4 point A, two equation, 4 point B, and next thing what we'll do, we'll remove R and here S. इन एवरी आर्टिकल, इन एवरी क्वेश्चन, एवरी एग्जाम्पल आपको यही चीज़ें करनी है कि जो भी जिस भी पॉइंट पर आपको बॉडी दी हुई है उस पॉइंट पर हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, एंड आफ्टर दैट वी विल रिमूव दिस नॉर्मल रिएक्शन वट एवर इज दैट आर एस या जो भी है, हमें उसको रिमूव करना है. उसको रिमूव करते ही हमारा आंसर आ जाएगा. सो हेयर सबसे पहले मैं ए पॉइंट पर रिजॉल्व कर रही हूँ फोर्सेस को. उसके लिए ये एक एंगल तो ले लें पहले, अल्फा एंगल. एंड नाउ वी नो दैट बार बार इसको ड्रॉ करने की वैसे नीड नहीं है, चलिए यहाँ पर कर देते हैं. W2 अगर यहाँ पर है तो W2 का कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ W2 साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा W2 कॉस अल्फा. जस्ट हमने अभी किया था. सो नाउ रिजॉल्विंग फॉर दिस सेकेंड बॉडी एट पॉइंट A, वी हैव म्यू आर प्लस T इज इक्वल टू इन दिस डायरेक्शन W2 साइन अल्फा. से इक्वेशन नंबर 1. लाइकवाइज अगर हम प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें तो R इज इक्वल टू W2 कॉस अल्फा. R इज इक्वल टू W2 कॉस अल्फा. इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ वी हैव टू रिमूव R. सो R को यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं. हियर म्यू W2 कॉस अल्फा प्लस T इज इक्वल टू W2 साइन अल्फा, एंड फ्रॉम हियर T विल बी W2 साइन अल्फा minus mu W2 cos alpha, and if you take W2 common और mu की वैल्यू we know that कि tangent lambda sin lambda over cos lambda अगर हम पुट करें तो after simplify you will get sin alpha minus lambda divided by cos lambda. ये हमारे पास आ जाएगा. से इक्वेशन नंबर 3, इसे 3 कर देते हैं. दिस इज अवर T. नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल डू सेम थिंग एट पॉइंट B फॉर W1. W1 के लिए हम यही चीज रिपीट करते हैं फिर से. एट पॉइंट B फॉर W2 अगेन वी आर रिजॉल्विंग फोर्सेस. सो हियर वी हैव W1 के कंपोनेंट की बात करें तो W1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा W1 साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में होगा W1 कॉस अल्फा. सो आई एम नॉट हियर राइटिंग अगेन दोज कंपोनेंट्स. तो म्यू एस इज इक्वल टू T प्लस W1 साइन अल्फा, एंड S इज इक्वल टू W1 कॉस अल्फा. सो S की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे. यू विल गेट म्यू W1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू T प्लस W1 साइन अल्फा, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी W1, ये माइनस का आ जाएगा, T इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा. सो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास. ओके हमें म्यू तो चाहिए. ओके आई एम यूजिंग हेयर म्यू. यहाँ भी म्यू, यहाँ भी म्यू यूज़ कर लिया मैंने. दिस इज मिस्टेक बिकॉज हमें फर्स्ट का म्यू1 और सेकेंड का म्यू2 दिया हुआ था, तो यहाँ पे म्यू1 लिखना था और यहाँ म्यू2 लिखना था. तो जो मेरा फर्स्ट रिजल्ट है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा. जहाँ जहाँ पर हमारा म्यू हमने लिखा था वहाँ पर मुझे म्यू1 चेंज करना पड़ेगा. तो मैं रैंडमली कर देती हूँ. इससे जस्ट पहले जो रिजल्ट था मैं वो रिजल्ट लिख रही हूँ. इफ़ आई रिमेंबर तो दैट रिजल्ट वाज T म्यू1, एंड आई थिंक हियर वी हैव साइन ओवर कॉस, सो इट विल बी साइन अल्फा प्लस म्यू माइनस म्यू कॉस अल्फा. देखते हैं मेरे को सही याद है या नहीं है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं. साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा, यस आई थिंक दिस इज करेक्ट. जो मैंने सेकेंड लास्ट लाइन रब की थी दैट वाज दिस, और म्यू के प्लेस पर हमें म्यू 2 करना था देयर, क्योंकि यहाँ पर म्यू2 था. दोनों का फ्रिक्शन डिफरेंट है बॉडीज़ का, तो वी कैन नॉट टेक म्यू फॉर बोथ द बॉडीज. हमें एक को म्यू1 और एक को म्यू2 करना है. सो दैट वाज माय मिस्टेक. हम here we will write म्यू2, अगेन here we will write म्यू1. दिस इज म्यू1, आपको यहाँ पर म्यू1 लिखना है. सो here we have T is equal to W1 कॉमन म्यू1 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा. सो नाउ सी this is T, this is T. Left hand side same, so right hand side must be same.
सो राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं एंड आई थिंक वी विल गेट द आंसर. W1 its right hand side sin alpha minus mu2 cos alpha is equal to its right hand side W1. So there was W2. There was W2. Here W1 mu1 cos alpha minus sin alpha. तो ये मैंने इक्वेट कर दिया. देखते हैं जरा आंसर आता है या नहीं आता है. हमने अल्फा को सेपरेट आउट करना है. W2 sin alpha minus mu2 W2 cos alpha is equal to W1 mu1 cos alpha minus W1 sin alpha. So sin alpha की टर्म्स आउटसाइड कर लेते हैं. sin alpha कॉमन W1 plus W2. Now cos alpha को इस तरफ लिखेंगे. cos alpha we have mu1 W1 plus mu2 W2. So I think I am getting correct answer. Sin over cos is tangent lambda. mu1 W1 plus mu2 W2 divided by W1 plus W2. So I think answer is correct. तो जो mistake हो गई थी, due to that mistake I was thinking that कि मैंने equation correct लिखी या नहीं लिखी है, but equation was correct. For second object we will take mu2 and for first object we will take mu1. So this is your answer. Thank you students.